अवलोकन विधि का पूर्ण अध्ययन कर लेने के पश्चात यह भी प्रासंगिक होगा कि हम अवलोकन विधि के क्या गुण होते हैं और इसके क्या दोष होते हैं, इसका भी अध्ययन कर लें। अवलोकन विधि के गुण को स्पष्ट करते हुए या इसके लाभ, उपयोगिता एवं महत्व का जिक्र करते हुए हम कह सकते हैं कि मानव ने आज तक जो भी ज्ञान प्राप्त किया है या उसने जो भी वैज्ञानिक सिद्धांत बनाए हैं वो अधिकांश रूप से अवलोकन पर ही आधारित है। अर्थात अवलोकन ज्ञान और विज्ञान का प्रमुख आधार है। इसीलिए प्रोफेसर गुडे एवं हार्ट ने अपनी पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च में कहा है कि विज्ञान का प्रारंभ अवलोकन से होता है और उसकी प्रामाणिकता के लिए अंततः उसे अवलोकन पर ही लौटना पड़ता है। अवलोकन विधि के गुणों को हम कुछ बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 है सरल एवं प्राथमिक पद्धति। सामाजिक अनुसंधान की विभिन्न विधियों में अवलोकन विधि सबसे सरल है, क्योंकि अन्य विधियों की तरह इसमें अवलोकनकर्ता के लिए विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। मानव प्राचीन काल से ही अवलोकन का प्रयोग स्वाभाविक रूप से करता आया है, अतः यह एक प्राथमिक विधि भी है। नंबर 2 है यथार्थता एवं विश्वसनीयता। चूंकि अवलोकन पद्धति में अध्ययनकर्ता दूसरों पर निर्भर न रहकर स्वयं अपने नेत्रों द्वारा घटनाओं का अवलोकन करता है, अतः यह विधि अन्य विधियों की तुलना में अधिक विश्वसनीय एवं यथार्थ है। नंबर 3 है प्राकल्पना के निर्माण में सहायक। अवलोकन में व्यक्ति को कई घटनाओं को देखने, सुनने व समझने का अवसर मिलता है। इससे उसके अनुभवों में वृद्धि होती है और उसे अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप अवलोकनकर्ता विभिन्न प्राकल्पनाओं का निर्माण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। नंबर 4 है सर्वाधिक प्रचलित विधि। सामाजिक अनुसंधान के लिए प्रचलित विभिन्न पद्धतियों में सर्वाधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय पद्धति अवलोकन है, जिसका प्रचलन अनादिकाल से है, अतः यह एक परिष्कृत विधि है। नंबर 5 है सत्यापन की सुविधा, पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिफिकेशन। अवलोकन विधि में संकलित किए गए तथ्यों की सत्यता की परख सरलता से की जा सकती है। अवलोकनकर्ता एक ही घटना को कई बार घटते देख सकता है, जो कि अन्य विधियों में संभव नहीं है। नंबर 6 है निरंतर उपयोग की सुविधा। अवलोकन का प्रयोग निरंतर किया जा सकता है। हम हमारे आसपास ही घटनाओं का अवलोकन कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, प्राकल्पनाओं का आधार तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन बिंदुओं के आधार पर हम अवलोकन विधि के लाभ, अवलोकन विधि के गुण अथवा इसके महत्व या इसकी उपयोगिताओं को स्पष्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अवलोकन विधि के केवल लाभ ही है या केवल इसकी उपयोगिता ही है, इसके दोष भी है। अवलोकन विधि की कुछ सीमाएं भी है या इसकी कुछ कमियां भी हैं। हम अवलोकन विधि के गुण के साथ साथ अवलोकन के दोषों को भी स्पष्ट करेंगे तो और भी अच्छा विश्लेषण होगा अवलोकन के टॉपिक के लिए। हम यहाँ पर अवलोकन की कुछ सीमाएं बता रहे हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहले नंबर 1 है ज्ञानेंद्रियों की सीमाएं। ज्ञानेंद्रियां अर्थात जिनके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे आंखों के द्वारा हम कुछ देखते हैं, कानों के द्वारा कुछ सुनते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि होता तो कुछ और है और दिखाई हमें कुछ और दिया जाता है।
या किसी ने कुछ कहा तो कुछ और है, लेकिन हमारे द्वारा, हमारे कानों के द्वारा कुछ और ही सुन लिया जाता है। तो इस प्रकार से ज्ञानेंद्रियों की सीमाएं भी अवलोकन को दोषपूर्ण बना देती है। अवलोकन का कार्य ज्ञानेंद्रियों, विशेषकर नेत्रों द्वारा किया जाता है, जिनकी शक्ति अचूक नहीं है। ये कई बार विभिन्नतापूर्ण, अनिश्चित एवं पक्षपातपूर्ण ढंग से काम करती है। हमारे नेत्र तथा कान कुछ विशेष घटनाओं की ओर शीघ्र आकर्षित होते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा अध्ययन दोषपूर्ण हो जाता है। नंबर 2 है व्यवहार की कृत्रिमता। जब लोगों को यह पता चलता है कि उनके व्यवहारों का अवलोकन किया जा रहा है, तो वे अपने व्यवहार में कृत्रिमता ले आते हैं और स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। अतः अध्ययन दोषपूर्ण हो जाता है। नंबर 3 है पक्षपात की संभावना। अवलोकन में अवलोकित घटनाओं का निर्वचन अवलोकनकर्ता पर निर्भर करता है। निर्वचन का तात्पर्य यह है कि उसने किसी चीज का क्या अर्थ लगाया है या उसने उसका क्या इंटरप्रिटेशन किया है। निर्वचन में उसके विचारों, मूल्यों, आदर्शों एवं संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। अतः अध्ययन के निष्कर्ष दोषपूर्ण हो जाते हैं। नंबर 4 है कुछ अध्ययनों में अनुपयुक्त। कई ऐसी घटनाएं हैं जैसे अपराध, व्यक्तिगत जीवन का इतिहास आदि का अवलोकन का अवसर नहीं देती। डॉक्टर श्रीमती पीवी यंग ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में लिखा है, सभी घटनाओं का निरीक्षण नहीं हो सकता। सभी घटनाओं के घटित होते समय अवलोकनकर्ता वहां उपस्थित भी नहीं हो सकता तथा न ही विभिन्न अवलोकन विधियों के द्वारा सभी घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। पीवी यंग के इस कथन के 3 निष्कर्ष निकलते हैं। नंबर 1, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनका अवलोकन निषिद्ध होता है, जैसे प्रेमी प्रेमिका का व्यक्तिगत जीवन। नंबर 2 है कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनके घटने का स्थान व समय तय नहीं होता है, अतः उनका अवलोकन संभव नहीं है। नंबर 3 है कुछ घटनाओं की प्रकृति ही ऐसी होती है कि उनका अवलोकन संभव नहीं है, जैसे व्यक्ति क्या सोचता है, क्या विचार करता है, उसकी भावनाएं किस प्रकार से है, उसके क्या उद्देश्य है, उसकी किस प्रकार की प्रवृत्तियां हैं या भूतकाल में क्या क्या घटनाएं घटी है। ये इस प्रकार की घटनाएं हैं जो अवलोकन का अवसर ही नहीं देती है। हम ये इस बात का अवलोकन नहीं कर सकते कि व्यक्ति क्या सोच रहा है या किसके बारे में उसका कैसा दृष्टिकोण है। तो इस प्रकार से अवलोकन की अपनी कुछ सीमाएं हैं, उसकी कुछ अपनी कमियां हैं। अवलोकन विधि की कुछ सीमाओं के होते हुए भी सामाजिक अनुसंधान में इसका प्रयोग प्राचीन काल से होता आया है। सरल, विश्वसनीय, उपयोगी एवं सत्यापन की सुविधा प्रदान करने वाली विधि के रूप में इसका महत्व सदैव ही बना रहेगा। समय के साथ साथ इसमें कई सुधार हुए हैं और यह दिनों दिन अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय विधि बनती जा रही है, क्योंकि हमने प्रारंभ में ही यह स्पष्ट किया था कि मानव के द्वारा जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया गया है उसका अधिकांश भाग अवलोकन के द्वारा ही प्राप्त किया गया है। अर्थात उसने जो भी वैज्ञानिक सिद्धांत बनाए हैं उन वैज्ञानिक सिद्धांतों को उसने अपने नेत्रों के द्वारा परीक्षण करके या अवलोकन के द्वारा ही प्राप्त किया है या उन सिद्धांतों को निर्माण किया है। अवलोकन की महत्ता को स्पष्ट करते हुए ही या उसकी उपयोगिता को स्पष्ट करते हुए ही डॉक्टर गुडे एवं हार्ट ने अपने पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च में लिखा है कि केवल और केवल अवलोकन ही अनुसंधान के अंतर्गत, वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा विज्ञान का प्रारंभ होता है और जब उसकी सत्यता की जरूरत पड़ती है तो अंततः किसी भी वैज्ञानिक को पुनः अवलोकन पर ही लौटना पड़ता है। इसलिए हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि विज्ञान का प्रमुख आधार अवलोकन है।
और चूंकि समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है, इसलिए सामाजिक अनुसंधानों में भी दिनों दिन अवलोकन विधि का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। अवलोकन के आधार पर ही निष्कर्ष एवं सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।